गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए विषय के साथ आए हैं। जैसा कि हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज की क्लास में हम क्या क्या जानेंगे, ये एक नज़र में देख लेते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, यानी कि संज्ञा शब्द कहाँ से आया है, ये इसका क्या अर्थ होता है। फिर हम संज्ञा की परिभाषा के विषय में बात करेंगे। फिर हम संज्ञा के भेद देखेंगे। उसके बाद संज्ञा के कुल भेद की बात करेंगे। फिर रचना के आधार पर संज्ञा के भेदों के विषय में आज की क्लास में चर्चा करेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में भी आज की क्लास में बात होगी। तो इस प्रकार से हम संज्ञा के विषय में आज की क्लास में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय संज्ञा। संज्ञा का अर्थ कि जो संज्ञा है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। संज्ञा का अर्थ, जैसा कि संज्ञा शब्द है, जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसके शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं कि जो संज्ञा शब्द है आखिर उसका अर्थ क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम, घन, ज्ञा। सम और ज्ञा, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है संज्ञा। सम का मतलब क्या है? सम्यक। और ज्ञा का मतलब है ज्ञान। तो इस तरह से संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सम्यक ज्ञान कराने वाला। ठीक है, जैसा कि हमने बचपन से पढ़ा है कि संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब अभी हमने संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की बात की, सम्यक ज्ञान, यानी कि इन सभी चीजों का जो सम्यक ज्ञान कराए, वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का हमें सम्यक ज्ञान कराए, वही शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में, और उन सबको नाम से याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। सब चीज़ों को अगर हम अलग अलग याद रखें, इस संसार में कितनी ही वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, स्थान हैं, भाव हैं, अब उन सबको याद रख पाना बहुत मुश्किल है। उनको याद करने के लिए, या हम कहें उनको थोड़ा सा याद रखने के लिए, आसान बनाने के लिए क्या किया गया कि इनके कुछ वर्ग बनाए गए। जो समान, एक जैसे, हम कहते हैं कि एक जैसे जो समानताएं रखने वाली वस्तुएं थी, उनको एक वर्ग में डाल दिया गया। इस तरह से इनको वर्गीकृत कर दिया गया। यानी कि जब हम कहते हैं संज्ञा शब्द की बात करते हैं, तो संज्ञा का एक सीधा सा अर्थ हम लेते हैं नाम, है ना। हर एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, हर चीज को हम कैसे पहचानते हैं? उसके नाम से पहचानते हैं। अगर मैं किसी भी चीज की बात करती हूँ तो उसका नाम लेती हूँ। मान लीजिए मैं पेन की बात कर रही हूँ, तो हमारे दिमाग में एकदम से चित्र आ जाता है पेन का कि आखिर पेन कैसा है। तो कैसे आया वो नाम? वो चित्र जो हमारे दिमाग में अंकित हुआ वो उसके नाम से आया, है ना। हमने एकदम से कहा कि भाई पेन, तो पेन जैसे शब्द हमने सुना, हमारे दिमाग में एकदम से एक चित्र आया पेन का कि इस तरह से पेन होता है। ऐसे ही हमने हर एक वस्तु को नाम दिए कुछ। फिर जो समान तरह की वस्तुएं थी उनको वर्गों में विभक्त किया, है ना। फिर वर्गों में विभक्त किस लिए किया? ताकि उन चीजों को याद रखने में आसानी हो। तो इसीलिए क्या किया जाता है? संज्ञा के भेद किए जाते हैं कि आखिर कौन सी वस्तु को हम किस वर्ग में रखें। तब हमने उसके भेद किए कि संज्ञा के भेद भी होते हैं। तो अगर हम बात करें, अब ये तो हमने संज्ञा का अर्थ जाना, उसका शाब्दिक अर्थ कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब हम संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं कि अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या इन सब का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भेद की कि आखिर संज्ञा के कितने भेद हैं। जब हम संज्ञा के भेदों की बात करते हैं तो हमारे सामने दो बातें आती हैं।
क्या हम कहते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 हैं। फिर हमारे सामने एक और बात आती है कि संज्ञा के भेद 3 हैं। कभी हम कह रहे हैं संज्ञा के भेद 5 है, तो कभी हम कह देते हैं संज्ञा के भेद 3 हैं। इस पर हम थोड़ा डिटेल से इसको समझेंगे कि संज्ञा के भेद अगर हम कहते हैं 5 हैं तो वो कब हैं, और अगर हम कहते हैं कि संज्ञा के भेद 3 हैं तो वो कब हैं या कैसे हैं। ठीक है, तो भेदों को जान लेते हैं। कुल भेद, फिर हमने लिखा कुल भेद। देखिए 5 और 3, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा अभी क्लियर कर लेते हैं कि 5 भेद कब हैं और 3 भेद कब हैं। जब कुल भेद की बात की जाती है कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तब हम लिखते हैं 5, कि संज्ञा के जो कुल भेद हैं वो 5 हैं। फिर हमने नेक्स्ट लिखा है रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। जब हम रचना के आधार पर संज्ञा के भेदों की बात करते हैं, या एक चीज और हम इसके साथ लेते हैं, संज्ञा के रचना के आधार पर भेद, या फिर हम कहेंगे संज्ञा के मूल भेद। कितने होते हैं? 3 होते हैं। चाहे रचना के आधार पर प्रश्न आए कि रचना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तब भी हमारा आंसर होगा 3। चाहे प्रश्न इस तरह से आए कि मूल भेद कितने हैं संज्ञा के, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, तो ये चीज पहले हमने क्लियर कर ले कि संज्ञा के भेद 5 होते हैं या 3 होते हैं। अगर 5 होते हैं तो कब होते हैं, और अगर 3 होते हैं तो कैसे होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कुल भेद 5 हैं, लेकिन मूल भेद जो संज्ञा के हैं वो 3 हैं। उन्हीं मूल भेदों को हम बोल देते हैं रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। तो किसी भी तरह से पूछा जाए एग्जाम में, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो कि रचना के आधार पर भी संज्ञा के भेद 3 ही हैं और मूल भेद भी संज्ञा के 3 हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल से समझेंगे कि मूल भेद कौन से हैं और रचना के आधार पर कुल भेद संज्ञा के कितने हैं। रचना के आधार पर और मूल भेद एक ही बात है। ठीक है, अब पहले सिर्फ इनके नाम देखते हैं कि मूल भेद या रचना के आधार पर भेद कौन कौन से हैं संज्ञा के। ठीक है, पहले सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो 3 भेद हमने किए ये संज्ञा के रचना के आधार पे या मूल भेद हैं। रचना के आधार पे पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं कुल भेद। कुल भेद कैसे हुए? ऐसा माना जाता है कि जो संज्ञा है उसका जो आरंभ हुआ, उसका जो मूल था, जब इसको भेदों में बांटा गया तो ये 3 भेद थे। फिर कुछ चीजें ऐसी थी जिनको इनसे अलग कैटेगरी में आने की आवश्यकता हो रही थी। ठीक है, तो इसी के अंदर से हमने 2 और वर्गों को निकाल लिया। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम ऐसे ही रहने देते हैं, फिर हम भाववाचक संज्ञा को भी ऐसे ही रहने देते हैं। बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा आगे और 2 वर्गों में विभक्त है। जब हम जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो इसके हम 2 भेद और ले लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के। जब जातिवाचक संज्ञा आएगी तो इसी को हमने डिवाइड किया किसमें? पहला इसका जो भेद किया हमने वो किया समूहवाचक संज्ञा। फिर दूसरा हमने इसको बांटा द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम द्रव्यवाचक भी बोल सकते हैं, द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, जो ये 2 भेद हैं संज्ञा के, ये मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं संज्ञा के कुल भेद, जब हमने बात की संज्ञा के कुल भेद, तो कुल भेदों में हमने क्या किया? पहले 3 ये तीनों लिखे, फिर लिखा नंबर 4 पे हम लेंगे समूहवाचक संज्ञा को। ठीक है, चौथा भेद हुआ समूहवाचक, और 5वां जो होता है भेद वो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है,
ये हमने मोटी सी बात जानी कि संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो रचना के आधार पे या मूल भेद संज्ञा के 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जब हम बात करते हैं कुल भेदों की कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो हमेशा याद रखना है कि संज्ञा के कुल भेद 5 हैं। तब वहां आप 3 नहीं बोलेंगे कि संज्ञा के कुल भेद 3 हैं, ठीक है। और 5 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये है संज्ञा के कुल भेद। अब इन 5 पर थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे, इनको थोड़ा सा डिटेल से। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। जैसा कि राम, सीता, नाम कुछ भी हो सकते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग नाम हैं। राम, सीता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या कुछ भी, ठीक है। जो एग्जैक्ट नाम है किसी व्यक्ति का, उसे हम लाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, जो वस्तुओं के विशेष नाम है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं कि कोई भी चीज है, वस्तु है, स्थान है, स्पेशल जगह का नाम है। क्या नाम है जगह का? जैसा हम देख लेते हैं, दिल्ली है, आगरा है, कलकत्ता है, लंदन, कुछ भी हो सकता है, पर जो जिस नाम से उसकी पहचान है, एग्जैक्ट हम जिस नाम से उसको जानते हैं, वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ताजमहल, ये किसी बिल्डिंग का नाम है ना। इस तरह से जगह का नाम हम और भी लिख सकते हैं, मथुरा इत्यादि। यानी कि जो स्पेसिफिक उसका नाम है, जो विशेष उसका नाम है, वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चाहे वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, कुछ भी हो, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट नाम आएगा वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे भाववाचक जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है या वह संज्ञा शब्द जो हमें किसी विशेष जाति का बोध कराएं, वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसा कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी जाति का बोध कराए, किसी समुदाय का बोध कराए, जाति का बोध कराए। किस प्रकार से? जैसे लड़का, लड़की। अब हमें पता है अगर हम कह रहे हैं लड़का, तो लड़का कौन है? जितने भी लड़के हैं सभी उस जाति में आ जाएंगे, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में। लड़की है या किसी चीज को हम बोल रहे हैं, वस्तुओं को बोल रहे हैं, जैसे कि हम बोले पंखा है ना। पुस्तक है, पुस्तक हम अगर हम कहेंगे पुस्तक, तो पुस्तक में सभी पुस्तकें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से विशेष जो जाति का बोध कराने वाले शब्द आएंगे, वो आएंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा में। इसमें थोड़ा सा एक चीज हमें अच्छे से क्लियर करनी है। मान लीजिए हमने बात की लड़के की, इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा से डिटेल से जानने के लिए। हमने बात की लड़के की, हमने कहा वह लड़का है। लड़का है तो मतलब लड़का कोई एक ही होता है? बहुत सारे लड़के हैं इस दुनिया में। फिर हमने बात की लड़की की, बहुत सारी लड़कियां हैं। लेकिन अगर हमने बात की लड़के की, कौन सा लड़का? राम। हमने बात की राम की, तो हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो लड़का तो वही है। अगर हम कह रहे हैं लड़का है, लड़की है, कुत्ता है, बिल्ली, पंखा, कुछ भी चीजें ले सकते हैं, मतलब जिसमें सभी प्रकार उस वर्ग की सभी चीजें आ जाएंगी। यानी कि लड़का अगर हम कहते हैं तो लड़के बहुत सारे हैं इस दुनिया में। लड़की अगर हम कह रहे हैं तो सभी लड़कियां उसमें आ जाएंगी इस वर्ग में। लेकिन अगर हमने उनका नाम लेके बताया है विशेष कि वो लड़का कौन है, राम है, श्याम है, मोहन है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो क्या हुआ, वो लड़का क्या बन गया? जब हमने उसका नाम लिया व्यक्तिवाचक बन गया। लेकिन अगर हमने सिर्फ उसकी जाति की बात की है, लड़का या लड़की ही उसको सिर्फ बोला है, तो वो क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हमने पंखे की बात की है, पंखे तो बहुत सारे होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं पंखा,
तो पंखा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने बात की कौन से पंखे की, पंखे को भी हमने क्या किया, स्पेसिफिक बना दिया। किसका पंखा है? उषा कंपनी का पंखा है, ठीक है। अगर हमने कहा उषा का है, वोल्टास का है, इस तरह से हमने उसके नाम बताए, तो वो जो पंखे का हमने नाम दिया है वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर पंखा कहा है तो क्या बना वो? जातिवाचक, ठीक है। स्पेसिफिक अगर हमने नाम दिया, मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जितने भी जानवर हैं या और जितनी भी चीजें हैं एक जैसी, वो सारी जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। लेकिन हम कहें अगर हमने अपनी गाय का नाम, उसको एक नाम दिया है जिससे उसको पुकारते हैं, मान लीजिए हमने अपनी गाय को सुरभि बोला है, तो हम क्या कहेंगे? जब हमने गाय की बात की तो सभी गायें उसमें आ गई, लेकिन जब हमने बात की सुरभि गाय की तो वो स्पेसिफिक हो गई, उन सब से अलग हो गई, तो वो जातिवाचक न रह करके फिर क्या बन गई? व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि व्यक्तिवाचक में हम किन चीजों को रखते हैं, किन नामों को रखते हैं, और जातिवाचक में हम किसको रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी संज्ञा का जो अगला भेद है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा की, कि भाववाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? वे संज्ञा शब्द जो हमें किसी के भावों के विषय में बताते हैं, भावों का बोध कराते हैं, वो आते हैं भाववाचक संज्ञा में। अब भाववाचक संज्ञा की याद रखने वाली चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भाव होते हैं ना वो हमारे दिखते नहीं हैं, या दिखते हैं किसी को? हम गुस्सा हो रहे हैं, हमारे अंदर गुस्से का भाव आ रहा है, दूसरे को देख के हम खुश हो रहे हैं, वो तो हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर अपने एक्सप्रेशन को अपने फेस पे अगर लाते हैं तब दिखता है, वो भी एक्सप्रेशन दिखेंगे, फीलिंग नहीं दिखती, फीलिंग कभी नहीं दिखती। फीलिंग क्या चीज है? भाव क्या होते हैं? भावों को छुआ नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा में आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भाव होते हैं उनको हम कभी टच नहीं कर सकते, सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। भाव वो होते हैं जिनको देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, तो वही सारी चीजें भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी, जिनमें हम बात करेंगे। अगर हम भावों की बात करते हैं, भाव देखो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है कि भाव चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, लेकिन भाव ही हैं। भाववाचक संज्ञा की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि कोई आदमी बहुत अच्छा है ना, तो उसका भाव क्या है? अच्छा होना। कोई आदमी बहुत बुरा है ना, उसका भाव क्या है? बुराई है उसके अंदर, बुरा होना। कोई ईमानदार है, बेईमान है, लुटेरा है ना, कोई बेईमान है। फिर हम कहें भाई कौन सी अवस्था में है वो? बुढ़ापा है, जवानी है, बचपन है, ये सारे भी भाव होते हैं। हम फिर ये भी कहते हैं कि कोई सुंदर है, कुरूप है, या इस तरह के जितने भी भाव आते हैं सभी भावों को हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं। यानी कि किसी की जो भाव होते हैं उसमें हम अवस्था को गिनते हैं, उसके अंदर के भावों को गिनते हैं, और उसके अंदर के गुण और दोष, इन सभी को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अब इनकी कुछ जरूरी बातों को जान लेते हैं। पहले इन तीन की ही बात करेंगे, फिर इसके बाद बची हुई दो संज्ञा जो बची हैं उनकी बात करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, हमने कहा महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं हम कि महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा का महत्वपूर्ण तथ्य है जो याद रखना चाहिए हमें, हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होगी। एक वचन में कैसे होगी? एक वचन में देखिए, जब भी हम बात करेंगे, हमने क्या कहा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का नाम है ना, नाम है एग्जैक्ट। अब जब हम इसमें नाम की बात कर रहे हैं तो एक नाम एक ही व्यक्ति का, उसी के विषय में बात कर रहे हैं, तो हमेशा एक वचन की बात होगी। अब मैं कहूं, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जो राम है, राम एक अच्छा लड़का है, या हम कहें राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है, सीता बहुत सुंदर गाना गाती है, सीता खाना खाती है, सीता कपड़े धोती है, सीता कुछ भी कहिए आप, है ना। लेकिन क्या हो रहा है? हर एक वाक्य में देखा आपने, वो अकेले ही काम कर रही है, जो भी कार्य हो रहा है अकेले कर रही है वो।
यानी कि हमेशा सीता जो है वो एक वचन में ही चल रही है, राम एक वचन में ही चल रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा याद रखनी है कि ये क्या होती है, हमेशा एक वचन होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक की बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा में इस प्रकार की बातें नहीं आती हैं। फिर हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा को हमने देखा कि हमने अभी क्या कहा था कि भाव क्या होते हैं, कि हम ना देख सकते हैं ना इनको छू सकते हैं। तो भाव आखिर होते क्या हैं? भाव क्या है? हमारी जो भाव होंगे वो महसूस करेंगे हम। जब हम महसूस कर रहे हैं तो मतलब वो मूर्त नहीं है। मूर्त चीजें कौन सी हैं? जो दिख रही हैं सामने। तो इसलिए भाव क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो हमेशा अमूर्त होती है। ठीक है, कल्पना कर सकते हैं हम उसकी, या महसूस कर सकते हैं उसको, देख नहीं सकते हम उसको, छू नहीं सकते उसको। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे आप इस चीज को कि जो ये संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा, ये अमूर्त होती है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ये एक वचन होती है। ठीक है, ये तीन संज्ञा के जो भेद हैं ये आपको अब क्लियर हो गए होंगे, है ना। हमेशा याद रखना, अगर एग्जैक्ट नाम बताया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर उसका एग्जैक्ट नाम ना बता करके क्या बताया जाए, उसकी जाति के विषय में बताया जाए कि वो क्या है, वो कुत्ता है, बिल्ली है, लड़का है, लड़की है, गाय है, पंखा है, कुर्सी है, मेज है, यानी कि एग्जैक्ट नाम नहीं बताया तो क्या हुआ? जाति आ गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर हमने भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। भाववाचक क्या होती है? भावों की हमने अभी बात की थी कि हमेशा भाव जो होंगे वो हम क्या करेंगे? महसूस करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हम महसूस करते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको छू नहीं सकते, वो आ गए हमारे भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारे जो दो भेद और संज्ञा के बचते हैं। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में बात करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु की द्रव अवस्था के विषय में ज्ञान होता है या द्रव अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल। सबसे पहले इसकी एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो द्रव के साथ साथ इसमें वस्तु का द्रव और ठोस, ये दोनों रूप लिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम बेसिक सी बात ये जाने कि कोई वस्तु अगर ठोस अवस्था में है और उसको हम मूल उसका जो रूप है वो द्रव है, तो वो जो ठोस वस्तु है अगर मूल रूप से वो द्रव थी तब भी हम उसको किस में काउंट करेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। सोना, सबसे पहले सोना, चांदी, जितनी भी धातुएं हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि जितनी भी धातुएं हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं, वो सभी किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में, है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जितनी धातु हैं और जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सोना, चांदी, और सबसे पहले हमें पानी, दूध, तरल चीजें जितनी भी हैं, ठीक है, वो कुछ भी और भी हो सकते हैं। इस तरह से ये सोना, चांदी, लकड़ी, ऊन, कपड़ा। अब आप कह रहे होंगे कि भाई अगर हम लकड़ी, ऊन और कपड़े को देखें, अब वो ना तो धातु हैं ना ही वो तरल हैं। आपको पता है कि कुछ ना कुछ अपवाद भी साथ साथ चलते हैं, तो हमेशा आप याद रखेंगे कि ये इसके कुछ अपवाद हैं, लेकिन क्या है, आएंगे किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में। बाकी आपको याद रखना है जितनी भी ठोस चीजें हैं, सोना, चांदी, हीरा और बर्फ, ठीक है, ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ तरल जितने भी पदार्थ हैं वो सभी किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो भेद बचता है वो है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, समूह। समूह का क्या मतलब होता है? ग्रुप, है ना।
ग्रुप, बहुत सारी चीजों का। तो समूहवाचक संज्ञा में हम हमेशा बात किस चीज की करते हैं, हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा में हम हमेशा ये कहते हैं कि ये जो संज्ञा है हमेशा हमें किसी समूह का, किसी समुदाय का बोध कराएगी। ठीक है, जहां भी आपको लग रहा है किसी समूह की बात हो रही है, किसी समुदाय की बात हो रही है, आप हमेशा उसे क्या कहेंगे कि ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूह जैसा देख लेते हैं, कक्षा, सबसे पहला एग्जाम्पल हम बात करें कक्षा की, क्योंकि जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाएंगे वो एक क्लास में बैठेंगे, कक्षा में बैठेंगे, तो वो जो कक्षा है वो एक समूह है बच्चों का, है ना, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका एक समूह है कक्षा, तो वो हमेशा किस में आएगी, समूहवाचक संज्ञा में। और देख लेते हैं जैसे सेना है, हमारी आर्मी, किसी एक आर्मी मैन से, किसी एक फौजी से हमारी सेना सेना नहीं कहलाएगी। जब बहुत सारे फौजियों का ग्रुप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, सेना। ठीक है, और देख लेते हैं भीड़, किसी एक व्यक्ति से भीड़ नहीं बनती, भीड़ के लिए भी बहुत सारे व्यक्तियों का इकट्ठा होना आवश्यक है। कक्षा, सेना, भीड़, दल, ठीक है, दल भी बहुत सारे व्यक्तियों का, या हम कहते हैं समूह। क्लियर, तो इस तरह से जो भी ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें किसी समुदाय का बोध होता है वो होते हैं समूहवाचक संज्ञा, या किसी समूह का बोध होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जिसकी हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तथ्य की। समूहवाचक संज्ञा का भी एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा बहुवचन होगी, कभी भी ये एक वचन नहीं होगी। बहुवचन कैसे होगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ समूह पहले से ही दिया है, हमेशा समूह की बात की जाती है। जब समूह है तो एक व्यक्ति से समूह बनेगा नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों से, बहुत सारी चीजों से समूह बनेगा। तो जब भी समूह की बात हो तो हमेशा याद रखना है कि समूहवाचक संज्ञा क्या है, बहुवचन है। ठीक है, ये हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में जाना, सबसे पहले हमने संज्ञा का अर्थ जाना, जिसमें हमने संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की बात की। फिर हमने संज्ञा की परिभाषा को जाना कि संज्ञा की परिभाषा आखिर क्या होती है। फिर हमने संज्ञा के भेदों को जाना कि कब वो 5 होते हैं संज्ञा के भेद, कब संज्ञा के भेद 3 होते हैं, हमने इनकी बात की। फिर हमने क्या किया कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, हमने देखा संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं। फिर हमने संज्ञा के मूल भेदों की या रचना के आधार पर संज्ञा के भेदों की बात की, जो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और फिर भाववाचक। फिर जब कुल की बात की तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कुल भेद होते हैं। ठीक है, और फिर हमने इनके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की कि इसके कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब थोड़ी सी और जानकारी संज्ञा के विषय में ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है हमने, जयचंदों ने देश को गुलाम बनाया, जयचंदों ने देश को गुलाम बनाया। अब आप बताइए कि इसमें जो जयचंद है, जयचंदो है, इसमें कौन सी संज्ञा है। अब आप जयचंद एग्जैक्ट नाम आया किसी व्यक्ति का, है ना, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो संज्ञा है वो कैसी है, वो व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक है। या हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, कहाँ से आई ये, व्यक्तिवाचक से बनी है, व्यक्तिवाचक से। और बनी कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। अब कैसे बनी, देखो यहाँ पे जो जयचंद है वो कौन है। जयचंद एक हमारे इतिहास में एक व्यक्ति हुए हैं जिनके कारण क्या हुआ था, हमारा देश गुलाम हो गया था, या हम कहें कि मुसलमानों का हमारे देश पे आक्रमण हुआ था और फिर मुस्लिम साम्राज्य हमारे देश में आया था। तो इनको क्या बोला गया है, जयचंद। यहाँ पे इसका अर्थ दे रहे हैं जयचंदों से बचो, ऐसे भी कहा जाता है, जयचंदों से बचो, यानी कि जो बेईमान लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं। ठीक है, अब गद्दार कोई एक तो नहीं है, पता नहीं कितने हैं, ग्रुप हो सकता है ना, बहुत सारे लोग हैं। जो गद्दारों की जाति है उसको एक नाम दे दिया गया जयचंद, जयचंदों से बचो। तो इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि जयचंदों से ने देश को गुलाम बनाया। तो जब बात करते हैं हम जयचंदों की, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक ना हो करके एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही जयचंद की, अब उसके जैसे जितने भी लोग हैं, मतलब उसकी जो विचारधारा थी, उसकी जैसी विचारधारा वाले लोगों की बात हुई है, इसलिए इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक को किस तरह से बना दिया गया। अब यहां भी देखते हैं, पंडित जी, नेताजी, माखन चोर, हलदर, महात्मा, ये हमने कुछ लिखा है, सेकंड है ना।
तो यहां हम देखेंगे कि कैसे जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हुआ, यानी कि कैसे कि जो संज्ञा है हमारी जातिवाचक, उसको हमने परिवर्तित किस में कर दिया, व्यक्तिवाचक में। कभी कभी क्या होता है, संज्ञा जब जातिवाचक होती है, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में परिवर्तित किया जाता है। जैसे पंडित जी हम कहते हैं, हमें पता है कि पंडित क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना, पंडित जातिवाचक संज्ञा है। जब हम बात करते हैं पंडित की तो एक पंडित तो नहीं आएगा, बहुत सारे पंडित आएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो बेशक वो जातिवाचक संज्ञा है, प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो भी जातिवाचक की तरह काम नहीं कर रहा है। पंडित जी किसका प्रतीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो अब ये संज्ञा क्या हुई, जो पंडित जी है वो जातिवाचक न होकर के व्यक्तिवाचक हो जाती है। ठीक है, नेताजी, अब नेताजी तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, लेकिन जो नेताजी हम नाम लेते हैं किसके लिए लेते हैं, हमेशा सुभाष चंद्र बोस के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से हमें पता है कि बेशक ये जातिवाचक हमें लग रही है, लेकिन क्या है, जब भी नेताजी का नाम आए तो एकदम से दिमाग में आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। माखन चोर, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन माखन चोर कहने से किसका हमें लगता है, एकदम से दिमाग में कौन आएगा, जो छवि आती है वो दिमाग में भगवान कृष्ण की आती है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से एकदम से ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन गई। हलदर, हलदर कौन, बहुत सारे किसान हलदर हैं, लेकिन हम सबको हलदर नहीं बोलते, सिर्फ बलराम जी को बोलते हैं, बलराम को बोलते हैं हलदर। महात्मा, महात्मा भी बहुत हैं, लेकिन महात्मा जैसे नाम लेंगे, महात्मा गांधी, गांधी जी का एकदम से चित्र हमारे दिमाग में अंकित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये जो जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा से उसको व्यक्तिवाचक बनाया गया है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा लग रही है देखने में, यानी कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में किस प्रकार से बदल जाती है, या किस प्रकार से हम उसका प्रयोग जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में करते हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़े से और देखते हैं शब्द। ईर्ष्या, प्रेम, लाभ, हानि, सुख, दुख, ईमानदारी, बेईमानी, क्षमा, दया, बुढ़ापा और सुंदरता, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं भाववाचक संज्ञा के हैं, भाववाचक संज्ञा के। ठीक है, क्योंकि भाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ईर्ष्या, प्रेम, लाभ, हानि, सुख, दुख, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, ये दिखाई नहीं देते, है ना, ये कभी दिखते नहीं हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने संज्ञा के विषय में पूरे विस्तार से जानकारी ली और अपनी तरफ से कोशिश की गई कि आपको संज्ञा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।